मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं हरमीत। हेलो हरमीत, कैसे हैं आप? बड़ी लाल पगड़ी पहनी है भाई, क्या बात है। कैसे हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा गुजरा वीकेंड? अच्छा ही गुजर जाता है। आजकल तो ये है कि कोविड है तो बस आपने बहुत कम ही निकलना होता है, लेकिन मेरी ये है कि मैं ऑफिस ही आ जाता हूँ कभी कभार। अच्छा, लगता है हरमीत को पैसे ज्यादा मिलते हैं, छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आ जाता है। मेरा इरादा था कि मैं कुछ वो आजकल रमजान बाजार, सस्ते बाजार भी वो खुले हुए हैं, तो मैंने कहा वहां पे भी जाऊं, देखूं कि सब्जियों की कीमतें किस किस्म की है और साथ साथ में जो प्राइस है वो भी देखूं और जो क्वालिटी है सब्जियों की वो भी देखूं। तो कल जाके मुख्तलिफ बाजारों के चक्कर भी मैंने लगाए हैं। अच्छा। और ये बताऊं रऊफ साहब कि काफी सारी चीजें जो हैं बड़ी अच्छी और बड़ी क्वालिटी वाइज काफी सारी चीजें अच्छी हैं। अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया। लेकिन कीमतों की बात बताओ ना जरा, लोगों का जरा इंटरेस्ट तो ये होगा कि सस्ती मिल रही है या नहीं मिल रही है और वाफर मिकदार में है या नहीं है। रऊफ साहब एक चीज़ तो मैं क्योंकि जब से सस्ता रमज़ान बाज़ार जब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत से शुरू हुआ तब से मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको, अगर टमाटर की प्राइस है वो बाहर वही टमाटर आपको 90-80 तक मिल जाता है, यहाँ पे आपको 60 और 50 तक मिल जाता है। अगर हम बात करें खरबूजे और तरबूजे के हवाले से तो उसकी प्राइस बाहर 100 रुपये, वहाँ आम मार्केट में 100 रुपये प्राइस है उसकी, तो अगर यहाँ पे आप जाएंगे आपको 45 रुपए की फी किलो मिल रहा है। इसी तरह प्याज, आलू, दीगर जो चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, मतलब प्राइस जो है मैंने देखा काफ़ी, और वाफिर मकदार में आपको चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ चिकन और इसमें भी काफ़ी वो जो है प्राइस काफ़ी लेस है। अच्छा, काफ़ी चीज़ों की प्राइस तो कम है, लेकिन क्वालिटी कैसी है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो उनकी क्वालिटी को इतना मेक श्योर नहीं किया जाता। हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया। क्वालिटी वाइज मैं यही देख रहा था, क्योंकि उमूमन ऐसा भी होता है कि कुछ बाज़ारों में चीज़ें जो है क्वालिटी वाइज बिल्कुल ठीक नहीं होती, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो बाज़ार लगे हुए हैं वहाँ पे अगर आप टमाटर देखें या प्याज या आलू, तो बाहर जो मार्केट में, आम मार्केट में बिक रहा है, तो उससे अच्छी क्वालिटी वाले जो टमाटर हैं वो आपको सस्ते रमज़ान बाज़ार में मिलेंगे। ये मैं आपको क्योंकि आंखों देखा हाल, और उसमें मैं जल्द रिपोर्ट भी बनाने वाला हूँ ताकि हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी देखें। तो काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो इंतज़ामिया जो है वो भी बड़ी चौकस नज़र आ रही, बैठी है मुख्तलिफ जगहों पे, उन्होंने स्टॉल्स लगाए और बैठे हैं, शिकायत जो है वो भी दर्ज करा रहे हैं साथ साथ में। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ फ्रूट्स के हवाले से तो फ्रूट्स में सेब के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको काफ़ी सस्ती मिलेंगी वहाँ पे। सही। सेब का क्या रेट है जो आपने कहा कि उसको आपने इंक्लूड नहीं किया? हाँ, सेब अगर हम ईरानी सेब और या कोयटा के सेब की मैं बात करूं तो बाहर मार्केट में उसकी प्राइस है 230 और 220 और 250 से आगे भी चला जाता है। यहाँ पे आपको जो है ईरानी आपको 200 तक मिलेगा, या कोयटा का जो सेब है वो आपको तकरीबन 180 रुपए तक वो मिल जाता है। तो उसमें भी काफ़ी प्राइस मतलब कम है, वो नहीं कह सकते, लेकिन सेब की क्वालिटी उसी तरह अच्छी नहीं है। जो मैंने देखी उसमें मुझे अच्छी नहीं मिली। बाकी फ्रूट्स काफ़ी सारा आपको सस्ता और अच्छी क्वालिटी वाला मिल सकता है वहाँ पे। अच्छा, बड़ा अच्छा किया तुमने लोगों को गाइड करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी है लोगों के लिए, यही आम पब्लिक के लिए कि निकलें बाहर जाए और जाके रमज़ान बाज़ार, सस्ता बाज़ार जो है वहाँ से अपनी शॉपिंग करें। अभी यूटिलिटी स्टोर के बारे में भी यही आ रहा है हरमीत के, वहाँ पे भी प्राइसेस कम है, लेकिन लोगों को गिला ये भी है कि चीनी और जो इस तरह तेल है ख़ास तौर पे, वो 2 किलो से 2 लीटर से ज़्यादा नहीं दे रहे, कह रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ेगे। कीमत जरूर कम है। भी रऊफ साहब हमारे आवाम के पास बड़े तोड़ और जोड़ हम कर लेते हैं, हम उठा लेते हैं किसी न किसी तरीके से। ज्यादातर मैं देखता हूँ जो लाइन में होते हैं या तो अपने ड्राइवर को थमा देते हैं या 2-3 और भी अपने साथ लेके चले जाते हैं, तो किलो की चीजें वो उठा, यानी कि पाकिस्तानियों के पास वो जो 2 नंबर तरीका होता है वो बड़ी जल्दी आता है। 2 नंबर से याद आ रहा है, वो हम जा रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे एक 50 साल पुराना प्रोग्राम अलिफ नून का भी चला करता था। आप लोगों ने तो खैर देखा नहीं होगा, हमने बहुत देखा। बचपन में मुझे ऐसे याद पड़ता है कि मैंने क्योंकि रिपीट टेलीकास्ट में कहीं देखा है, मेरे माइंड में ऐसे आ रहा है कि वो जो अल्लन इसमें कैरेक्टर था ना, वो चिकन पीस खाता होता था और जो नन्ना था ना वो उसकी तरफ बेचारा मासूमियत से देखता रहता होता था। ये एक मेमोरी है मेरे पास। एक अंग्रेजी का प्रोग्राम हुआ करता था बाहर 60s वगैरह में, कभी उसका नाम था द ऑड कपल। अच्छा।
तो द ऑड कपल से इंस्पायर्ड था। और ये कमाल अहमद रिजवी चूंकि बुनियादी तौर पे अदाकार तो वो थे ही, लेकिन उससे बड़े वो राइटर थे, डायरेक्टर थे, स्टेज के बहुत शानदार कमाल उन्होंने ड्रामे लिखे। पीटीवी के लिए उन्होंने बहुत ही शानदार खिदमात उनकी रही हैं। और नन्ना जो है वो हादसाती तौर पे तो नहीं कहना चाहिए, उसको शौक भी था, लेकिन अलिफ नून के किरदार के तौर पे जब उसने वो आया तो उसने अपनी पहचान बना ली। मुझे बहुत से उसमें इंस्टेंसेस याद है। अभी चल के पहले एक झलक देखते हैं जरा, पहले उस पे फिर मैं आपको सुनाता हूँ। और मतलब उसमें रऊफ साहब से और भी सुनेंगे, लेकिन पहले चलकर इस पर पैकेज देख लेते हैं। जबरदस्त। 1971 में भी चीनी और दालों के बड़े मसाइल होते थे। बड़ा अच्छा किया। नन्हे का डायलॉग दूसरी दफा दिखाया उन्होंने, जो ये खास तौर पे जोर देने के लिए था कि गोदामों पे नहीं रखते, गोदामों में छुपा लेते हैं। दुकानदार जो हैं वहाँ दुकानों पे नहीं रखते। ये देखो 50 साल गुजर गए, लेकिन अब भी अलिफ नून की याद भी ताज़ा है और मसाइल भी वैसे के वैसे ही। बिल्कुल। और अच्छा चलें उस ज़माने के अगर पीटीवी के ड्रामों की बात करें, ये ड्रामा हो गया या इसके बाद वो धूप किनारे तन्हाइयाँ आया, वो आज भी देखो ना तो इंसान बोर नहीं होता। बल्कि एक ड्रामा था आंगन टेरा, ये मेरे ख्याल में ये हमेशा के लिए ये ड्रामे हैं, सदाबहार ड्रामे, आज भी देखो तो बंदा एंजॉय करता है। इस ड्रामे की जो मुझे एक बात याद है, मेरे ख्याल में इसमें मुआशरे के 2 कैरेक्टर्स दिखाए गए थे। जो अल्लन था वो अमीर था, जो नन्ना था वो गरीब था। नहीं, अमीर दोनों नहीं होते। नहीं, नन्ना गरीब था। नहीं, दोनों ही गरीब ही होते हैं, लेकिन यह है कि अल्लन एक बहुत ही चालाक आदमी है। और नन्ना एक बहुत मासूम सा आदमी है। सही। और जब भी किसी कारोबार में आते हैं, बार बार वो कोई ना कोई कारोबार में आते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अल्लन हमेशा एक काम अपनी चालाकी से करना चाहता है। और उसमें वो अजीबोगरीब, जैसे इसमें भी होगा ना, ब्लैक मार्केटिंग होगी, तो उसमें अल्लन कोई ना कोई तरीका निकालेगा कि वो पैसा बना ले। और नन्ना जो है वो मासूमियत में बेचारा होता है, वो मासूमियत में सवाल कर रहा होता है, लेकिन आखिर में फंस नन्ना जाता है। बिल्कुल। और नन्ना जो है वो मासूमियत में उसके पोल भी खोल देता है। ये भी ड्रामे में पोल भी खोलता रहता है। मुझे याद है एक प्रोग्राम था इसका, अलिफ नून का, जिसमें इन्होंने एंटीक शॉप बनाई हुई है। अच्छा। और वो नन्हे ने बाद में अपने उसमें बताया भी कि वो उसकी हंसी बेसाख्ता निकल गई जो जिस वक्त वो हुआ। तो उसमें यह है कि एंटीक शॉप में एक आदमी जो है वो एंटीक्स खरीदने के लिए आता है। तो एंटीक इन्होंने जाली एंटीक्स रखी होती हैं, पुरानी चीज़ें, उनके ऊपर पेंट कर कोई रंग लगा उसको करके बेच रहे होते हैं, जिसके बारे में गिला है कि अमूमन एंटीक शॉप पे 2 नंबर चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो वहाँ पे कैंटीन से आई एक केतली होती है चाय की, जो बहुत ही पुरानी और मतलब उसके ऊपर रंग फंसा हुआ। और वो जो मोहसिन रिजवी ने अभी तक मुझे याद है वो रोल किया था, तो वो उठा के उसको देखता है और बड़े गौर से यूँ करके कहता है ये कहाँ की है। तो नन्ना मासूम में था कैंटीन की। तो अल्लन फौरन उसको टोकता है, कैंटीन की नहीं, कैंटन चाइना की। अच्छा, कैंटन चाइना की। अच्छा, ये जो आपने हंसी वाली बात की है ना, आप यहाँ पे नाज़रीन को ये भी बताएं ना कि 1971 में मतलब ड्रामास जो थे वो अनएडिटेड तो होते नहीं थे, लाइव चलते थे, लाइव चला करते थे। ये सबसे बड़ी बात जो थी कि लाइव प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन इतनी गहरी काट होती थी कि वो काश उस तरह की क्वालिटी अब भी जो है वो मौजूद हो। मैं आपको उसी हवाले से सच गप टाल मटोल शोएब हाशमी का एक प्रोग्राम हुआ करता था, उस हवाले से भी एक बात सुनाता हूँ। उसमें 2 किरदार हैं, एक किरदार किया था समीना ने और एक सलीमा हाशमी ने। सही। तो मुझे अभी तक याद है, वो यूट्यूब के ऊपर उसकी झलक भी कहीं ना कहीं पड़ी होगी, आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में बैठे बात कर रहे हैं। अब सलीमा हाशमी जो है वो अपने मंगेतर की तारीफ़ें कर रही है और समीना अहमद साथ बैठी है, वो जेलस हो रही है। तो वो समीना कहती है कि सलीमा कहती है कि मेरे महबूब की आंखें हैं ऐसे जैसे रोशन तारे होते हैं, ऐसी जैसी क्या तुम्हें बताऊं। वो कहती अच्छा, तो फिर इसी तरह से वो कहती है उसके को गाल है जैसे लाल टमाटर होते हैं। हाँ। फिर उसकी कोई नाक है ऐसी सतवा, मतलब करते करते वो आती है, फिर कहती है उसके कोई दांत हैं। अच्छा। बिल्कुल ऐसे जैसे सितारे होते हैं। वो कहती क्यों रात को निकल आते हैं। अच्छा, वैसे आपने बड़े मजे से बताया, मुझे ऐसे लग रहा था कि आप एक्टिंग भी अच्छी कर सकते हैं, आपने बड़े अच्छे में से इसको एलैबोरेट किया। खैर, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो म्यूजिक टाइम होगा, सिंगर मौजूद होंगे जिनसे हम गाने सुनने वाले हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी हमारे साथ सिंगर अहमद नवाज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अहमद, वेलकम टू द शो। आपका बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग पब्लिक का बेहद मशकूर कि आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया और सुबह सुबह जगा दिया। अमूमन जो है सुबह उठते नहीं, अमूमन जो फनकार मुझे पता कब उठना था तुमने उस वक्त उठना था। मैं दोबारा खबर की तरफ आ रहा हूँ। लाहौर फैसलाबाद में रोजाना 20,000 लंच वक्त अफ्तारी भी देंगे। यानी लंच वक्त जो है ये रमजान में मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे। बुज़दार साहब से और क्या तवक्को की जा रही है? इफ्तारी के वक्त लंच बॉक्स में इससे पता कब उठना था? कब उठना था? रमजान में लंच बॉक्स मिल रहा होगा। मेरे पहले लाइन में खड़े होना था कि भाई मुझे तो अच्छा, अहमद का एक तारुफ ये भी है कि ये मारूफ कॉमेडियन है, नवाज अंजुम साहब उनके साहबजादे भी हैं। तो कॉमेडी तो आपने इनहेरिट की होगी, तो सिंगिंग का शौक कहाँ से? इससे पहले जो मैंने स्टार्ट किया अपना सिंगिंग करियर से स्टार्ट किया था और जो अब्बा की तरफ से जो कॉमेडी का ज़रूरत है, ब्लड तो है मेरे में, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप कॉमेडी में भी देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्रोग्राम भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। अच्छा, किस किस्म का प्रोग्राम है? कॉमेडी प्रोग्राम? एक नए अंदाज में फनी इंटरव्यूज होंगे लोगों के साथ जो कि अभी तक पाकिस्तान में शायद किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, वो एक न्यू स्टाइल होगा, अरबी बन के। अच्छा अच्छा, हाँ, एक न्यू स्टाइल और उसके अंदर हम लोग फिर अपने फनकारों के साथ काफी लोगों के साथ हम लोग फिर गपशप लगाएंगे। और उसमें आपके फादर भी आपके साथ हैं या वो सोलो? ओके, एग्जैक्ट। अच्छा, बड़ा जबरदस्त। और किस किस के इंटरव्यू करने का इरादा? अदाकार होंगे या सर, पॉलिटिशियन अभी तक तो होंगे? मैं माशाल्लाह हनील बिला जी का कर चुका हूँ और इफ्तिखार ठाकुर साहब का कर चुका हूँ और सखावत नाज साहब का और नासिर शनियोटी जी का, महनूर का, काफी लोगों का किया है और इंशाल्लाह अभी बस उसको ऑन एयर करना बाकी है। अच्छा, सिंगिंग के साथ साथ कॉमेडी में भी इंटरेस्ट है? क्योंकि फिर ब्लड तो है अब्बा की तरफ से, तो फिर अच्छा, तो ये जो है यूट्यूब पे अपने पे करोगे? जी, वेब पे करूंगा मैं, वेब पे अपने ही चैनल से करूंगा। तो ये कब आ रहा है? होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ्स तक इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं जरा प्रॉपर अपना एक चाह रहा हूँ कि एक तरीके से आऊँ, प्रॉपर पहले अपना मुआद इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद फिर यानी आपका तवज्जो ज्यादा कंटेंट पर है। रऊफ साहब, इनका ये जबरदस्त बात है, इनका वो गाना है चिट्टा चोला सीवे दर्जी, वो बड़ा बहुत लोगों ने गाया है। हाँ। और ये कह रहे हैं मुल्तान से इनका ताल्लुक है, मुल्तान की खास चीज है, मुल्तान से भी लोगों ये ने बेसिकली सर एक सराइकी, जैसे कि आप पंजाबी में टप्पे सुनते हैं, ये सराइकी में टप्पे हैं और एक बात से बात जुड़ी जाती है। इसके अंदर आप कुछ भी यानी कि जिद्दत लेके आ सकते हैं। ये खत्म नहीं ना होने वाली चीज है, यानी कि एक जिसे कहते हैं दौड़े माइये और आप लिंक से लिंक जोड़ते रहते हैं, तो ये कि एक बड़ी अच्छी काविश है। अच्छा अच्छा। और मैं जैसे मजाक में वो होता था ना, तो मैं खुद टप्पे बहुत लिख लेता था। अच्छा, मजाहिया किस्म के। तो वो जैसे वो है ना, कोठे उते कोठड़ा ते कोठे उते सीसा, उन्हें मैंने टॉफी दी थी, मैं उन पतीसा। ये हमने खुद लिखा है। अभी रिसेंट मेरा और सायरा ताहिर माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगर है, खबरनाक में परफॉर्म करती हैं, खबरदार में, और उनके साथ मैंने टप्पे किए हैं और माशाल्लाह 1.4 मिलियन पे हैं। जबरदस्त, बड़ा अच्छा रिस्पांस पसंद करते हैं टप्पों को। हरमीत हमारी बातें सुन रहे हैं। हरमीत, कुछ पूछना चाहे, कोई आप भी बात करना चाहे? महाराज सत श्री अकाल, शुक्र है तानवर जिंदा देख रहे हैं। हरमीत की आवाज नहीं आ रही। हरमीत की आवाज आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। अच्छा, तो क्या सुनाने जा रहे हो अब? चिट्टा चोला पहले और या मतलब पहले कुछ और? सर, एक सूफी कलाम है, वो आप लोगों की नजर करूंगा। अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हद। हाँ, मियां मोहम्मद। जी जी, हाँ हाँ, स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हर दा, उस दा नाम चितारण वाला, किस मैदान नहीं हर दा। अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हर दा, उस दा नाम चितारण वाला, किस मैदान नहीं हर दा। लोए लोए पर ले कुड़िए, ओ जे दुध पांडा परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद, कर जांदी ने डरना। ओ शाम पई बिन शाम मोहम्मद, कर जांदी ने डरना। अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हर दा,
उस दा नाम चितारण वाला किस मैदान नहीं हरदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मियां मोहम्मद का कलाम है जी, सैफुल मुलूक से। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कमाल का, वैसे इसकी ज़खामत भी बहुत है। और बेसिकली सैफुल मुलूक एक पूरी दास्तान है। उस दास्तान में उन्होंने एक सैफुल मुलूक शहजादा और परी उसके साथ जो है वो उसकी दास्तान बयान की हुई है, लेकिन सारी रमजिया है, मतलब सारी अल्लाह ताला के जिक्र से भरी हुई है। और सर लफ्ज़ की जो बढ़त है वो बड़ी उसमें बड़ी बात है। अगर इसको हम तबसरा करने जाए तो बहुत टाइम, बहुत चीज़ें खुलती जाएंगी। तो इसमें बड़ा कुछ है इसमें अगर देखा जाए तो। हाँ, सही, बहुत अच्छा आपने पढ़ा भी इसको, बहुत खूबसूरत। जी बिल्कुल। और इस कलाम को, इसके अंदर शायरी भी है। मस्जिद टादे मंदिर टादे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना डामी रब दिला विच रहंदा। यानी कि वो फिर एक नया अंदाज में लिया। ये आप लोगों को बताऊं कि मतलब वो जो सैफुल मुलूक है ना, झील, जी जी, वाह वाह वाह, याद आई होगी ना, नारान से, नारान। अच्छा, उसके पीछे भी बैकग्राउंड इसी का ही है। ही अच्छा, मेरे माइंड में आ रहा था लेकिन मैंने कहा मैं कहीं गलत ना कह दूं। झील है सर मैं तो आपका समझने के बचपन से फैन हूँ। मैं तो आपकी काबिश सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। हालांकि जब आप 50 मिनट्स करते मैं आपका जब से फैन हूँ, बहुत बड़ा। और माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी। तो अब मेरे ख्याल में इतना अच्छा तुमने वो पढ़ा कि चिट्टा चोला सुनने को दिल चाह रहा है अब तुमसे। सर बिल्कुल। हाँ, वो सराइकी टप्पों के अंदाज में सर आप लोगों को, जितने भी पब्लिक न्यूज़ के क्रू हैं उन सबको डेडिकेट करता हूँ, और हमारे जितने पब्लिक न्यूज़ को देखने वाले लोग हैं उन सबको डेडिकेट करता हूँ। और इसमें एक शेर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है, वो मैं सिर्फ आपको डेडिकेट करता हूँ। हो चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारू रोंद आएगा वो ढोले दे शाखरू। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। आपके लिए सर शेर है। हाँ। ओ चिट्टा चोला लाया गोटा चंद दा टोटा नी सोना चंद दा टोटा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। एक शेर नया इसमें जो मैंने ऐड ऑन किया वो, चिट्टा चोला ढोला ढोले दिल ते आदा मेरे नाल बोले। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा वे ढोले दी मर्जी। जबरदस्त, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इतने हाई नोट्स को मैनेज किया है। जबरदस्त। सीखा आप, ये आपने प्रोफेशनली गाना गाना सीखा? सीखा तो किसी से भी नहीं है, मैंने जो कुछ सीखा अपने अब्बा से सीखा, क्योंकि अब्बा एक मेरे लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नवाज अंजुम, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। तो इससे बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात ये नहीं कि मेरे घर में एक ऐसा टीचर मौजूद है जो मुझे, यानी कि आपकी इंस्पिरेशन और आपके टीचर आपके फादर हैं। हरमीत, कुछ पूछना चाहेंगे? हरमीत की आवाज नहीं आ रही। हरमीत की आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल वजूहात की हरमीत की हमें आवाज नहीं आ रही। हरमीत का शायद मैं आया हूं इस वजह से आवाज नहीं, आपने तो हमारे सेट पर चार चांद लगा दिए, रौनक लगा दी है। अच्छा, ये आपने कहा कि आप अपने फादर से सीखते हैं, वही आपकी इंस्पिरेशन भी है। कभी डांट पड़ी सीखने के दौरान? अब्बा ने हमेशा सिखाया, डांटा नहीं, लेकिन वो ये है कि ये कहते हैं कि बेटा अगर नाम नहीं बना सकते ना तो नाम खराब भी मत करना। सही। क्योंकि मेरी एक मेहनत है, मैंने एक अपना जो है वो टाइम दिया है इस मीडिया को, तो बेटा अगर आगे नहीं लेके चल सकते ना तो मेरा नाम मत खराब करना। तो लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जो 20 साल का अरसा होता है तय करते हैं इस तक पहुंचने के लिए, मैंने वो 5 सालों में तय किए। 5 साल हो गए आपके सिंगिंग करियर और इंटरनेशनल लेवल भी परफॉर्म किया, और काफ़ी यानी कि माशाल्लाह वो एक OST भी चल रही थी, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है, वो बड़ा उसको माशाल्लाह अप्रिशिएट किया। और मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था वो बाबर अली पे पिक्चराइज हुआ, ये भी मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात। फिर चल तो चल, फिर मैंने एक बहुत खूबसूरत गाना जा तुझे माफ़ किया, आपने यकीनन सुना होगा, उसको मैंने सराइकी में किया एक नए अंदाज में। चलें वही गाना सुनाएं फिर जो आपने सराइकी में कन्वर्ट किया। आपकी आज खबर भी है बड़ी, मतलब इमरान खान के हवाले से
कि उसको एक अलग जोन का नाम दे दिया गया है और जोन बना के उसके सेक्रेटेरिएट ये भी उनको फाल कर दिया गया, तो साउथ पंजाब के लिए बड़ी खबर है वो। तो उसी हवाले से चलें, ये डेडिकेट जाते को माफ कीजिए जाते को माफ किता ढोला सावला दिल तो मैं ते को छोड़ देवा की में ए हो सकदा तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जहा मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिंद ते तो कुर्बान ते को देखा ता मेरे दिल को करारा वेंदाए ते को देखा ता मेरे दिल को करारा वेंदाए इश्क ते डे दानशा बेडे उते छावेंदाए तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जागा मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिंद ते तो कुर। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। अहमद नवाज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और बड़े हाई नोट गाने सुना रहे हैं और हाई नोट्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से चिट्टा चोला ढूंढ रहा हूँ ऑन सेट, लेकिन चिट्टा चोला मुझे मिला नहीं कहीं पे, लेकिन पीला मिल गया है। आज तो आप कस्टर्ड लग रही हैं ईमान से। ये देखें जरा, सबूत दिया कि आप कॉमेडियन के बेटे हैं, मुझे जुगत लगा दी। तो देखो ना, वो साथ हरमीत है, उसने लाल पगड़ी पहनी है, तो जेली भी असली भी है साथ। वाह वाह वाह, शुक्र है कि वो भी अब हमारे साथ आ गए हैं। वो तो एक खलाई मखलूक बन चुके थे, लेकिन मैंने कहा मैं बोलता ही नहीं, भाई मेरी आवाज आती तो वो गायब हो जाते हैं। हरमीत अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपको पता है रऊफ साहब ने आपको जेली कहा है। सत श्री अकाल महाराज। पाजी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या मैं जब बात करता हूँ पता है कोई ना कोई इशू आ जाता है। वैसे एक चीज मुझे अपना इलाज पहले आया काला चोला ढोले, वो बड़ा मशहूर हुआ। अब आप लेके आए चिट्टा चोला ढोले दी बर्जी। हाँ। आगे कौन सा चोला आने वाला? थोड़ा सा आगे लाल सोच रहा हूँ आपकी पगड़ी देख के। हाँ, वो मुझे देख के लाल तो नहीं सोच रहे हो? हाँ, वही कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन हमने हरमीत तुम्हारी खुशी के लिए इनसे कहा टप्पे में गा दें कोई, तो टप्पे ही सुनते हैं पहले। हाँ, टप्पे जी। कोठे ते आमाया कोठे ते आमाया मिलणत मिल माया नीते खसमनो खा माया ओ मिलणत मिल माया नीते खसमनु खा माया ओ गड्डी चल दी रमे वे रमे गड्डी चल दी रमे वे रमे नित माया रोज मिलदा हुण मिलदा ए जुमे दे जुमे नित माया रोज मिलदा हुण मिलदा ए जुमे दे जुमे। एक वो भी तो है ना, दंद टूट गया दर्जी दा, वो आपके लिए। मेरे लिए क्यों गाए? वो मुझे नहीं आता। अच्छा, इसीलिए मेरे लिए क्योंकि इनको नहीं आता। सर कोई चीज ऐसी भी तो है। हाँ। चलो कोई चीज ऐसी भी है जो नहीं आनी चाहिए। सर बिल्कुल, आप भी कुछ हमें आज डेडिकेट कर दें। आपको हमने रोज मुझे मैं सिर्फ बोलते देखा है आपको हमने, बस आप मुझे ऐसे ही देखें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो ये बताओ, मतलब ये जैसे ये तो होगी आपने कहा यूनिवर्सिटी जो है गायकी की, वो वालिद साहब हैं। ये जो जुगतबाजी है, मजाक है, इसमें भी ज़ाहिर है नवाज अंजुम का नाम है बड़ा। तो ये बचपन से यानी शुरू हो जाते हैं आपस में बच्चों को बताना कि मैं तुझे ये कहना है, तूने ये कहना है, अब्बा या देख देख के साथ जुगतबाजी शुरू हो जाती है? अब्बा जो है बड़े घर में सख्त तरीन है। घर में वो कहते हैं कि जी काम की जगह अच्छा लगता है। अगर मैं अपना रुतबा यहाँ पे अगर वो खोल दूँ और आप लोगों के साथ जुगत शुरू हो जाऊँ तो फिर आप में और मुझ पर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो वो एक अच्छे तरीके से अपना एक वो सोचते हैं, उनका एक सोच है। तो मैं भी यही मानता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि घर में बाप का साया होना बहुत ज़रूरी है और एक डर होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अब्बा लिख के देते हैं
कंपोजिशन बनाकर देते हैं, हम उसको यूटिलाइज करते हैं, मार्केट में फेंकते हैं। ये की हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे पास घर में हर चीज मौजूद है। नहीं तो लोग बाहर से ढूंढते हैं, लेकिन हमारे पास घर पे। अच्छा चलें, अब आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? वही कॉम्पोजिशन मतलब वही गाना सुनाए जिसकी कॉम्पोजिशन आपके अब्बा ने लिखी है। वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ, लेकिन हमारे साथ अभी जो है स्टूडियो में एक और साहब मौजूद हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद से हैं, तो उनको डेडिकेट करता हूँ। और सारों को डेडिकेट किया जाना, मुझे आपने अभी तक कोई गाना डेडिकेट नहीं आपको लास्ट में करूँगा। अच्छा चलिए, एक बहुत खूबसूरत गाना मैंने सोचा हुआ है, वो आपके लिए, वो मैं करूँगा। महाराज इजाज़त है आपकी, आपको एक डेडिकेट कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत। थैंक यू पाजी, थैंक यू, लव यू। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। एक तो सजन मेरे है पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है, लंबी जुदाई 4 दिना दा, हाँ प्यार हुए रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा गाना गाया है। सुबह सुबह इतनी एनर्जी कौन ला सकता है और कहाँ से ला सकता है? हाँ रेशमा, ये एनर्जी जो है ये सांस की, खासतौर पे फेफड़ों की, इससे तो बड़ा सर बेसिकली इसके अंदर ना, अगर मैं इसको और स्केल में भी गा सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपने गले को, अगर आपके पास माइक नहीं है, आप उसको इतना थका दें कि वो बिल्कुल ही थक जाए। अब ये गाना, एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, मैं क्यों बिला वजह ऐसे गले को अपने करूं, जहां तक है इसको यूटिलाइज करें। अच्छा। आपने तो इंस्पायर कर दिया, इतने हाई नोट्स आप इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, गले को ठीक रखने के लिए क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज पे माशाल्लाह 1.5 घंटा परफॉर्म करता हूँ, जहाँ पे हम लोग कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक वो जो ऑडियंस के साथ कनेक्शन बन जाता है ना, उसके बाद इंसान को नहीं पता लगता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो बस वो एकदम गुम हो जाता है कि मैं दैट्स इट यार, जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, अब कभी खुद अपने गाने लिखे आपने? मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन लिसनर बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, एक जो सलाहियत है सुनने की, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है एक फनकार के लिए, क्योंकि आप जब तक कुछ अच्छा सुनेंगे नहीं तो आगे किस तरह लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे। सर मेरी एक बड़ी अच्छी एक कोशिश रही है हमेशा कि यार मैं ना कुछ ऐसा करूं कि जो सबसे हटके हो, क्योंकि ऑलरेडी हर सिंगर जो है वो प्रेजेंटेशन अपनी दे रहा है, लेकिन आपको जो चीज आपके दिल ने एक्सेप्ट कर ली, आप भी लोगों को वही सुनाएं, और आप इस चीज पे इत्मीनान रखें और यकीन रखें कि उनको भी पसंद आएगा। बिल्कुल। मैं हाल में टाइम हो गया, इसकी भी डेडिकेशन का फिर सर मैं इनके लिए फिर सोचा हुआ, तो फिर माड़ा सैया, मुझे लोगों को बताने दें कि ये गाना मुझे डेडिकेट हो रहा है। हो माड़ा ते माड़ा सैयार जो है, हो कुछ भी होवे हो साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ चंगे होवड़ यार ते घर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है, ओ सारे तो वड्डा सरदार जो है, ओ कुछ भी होवे साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा वो बेटा लखवारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा।
थैंक यू सो मच, बड़ा सुबह सुबह हमें भी आपने जगा दी है और यहाँ सेट पर आपने रौनक लगा दी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो है वो मुझे ये शर्फ दिया कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के कुछ गुफ्तगू कर सकूं और कुछ सुना सकूं। कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और बस अपनी दुआओं में सर मुझे जरूर याद रखिएगा। और आप हम आपको इजाजत नहीं देने वाले सर, आपने तो मुझे कहा कि शायद टाइम ऑफ होने वाला है। नहीं, अभी अभी है हमारे पास थोड़ा। ये तो प्यार था, मैंने कहा शुक्रिया ही ना अदा निकलूं और जाके सो जाऊं मतलब दोबारा। अच्छा मेरी बात सुने, रोजाना कितनी प्रैक्टिस करते हैं? हम लोगों को जो टाइम मिलता है वो सैटरडे और संडे का मिलता है। अच्छा। लेकिन प्रॉपर तरीके से रियाजत नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग कभी की शूट पे होते हैं। और फिर एक और मसला है कि आज शो इस्लामाबाद में है तो रात को पिंडी में है और उसके बाद फिर मुल्तान जाना है, यानी कि टू मच ट्रैवलिंग है, तो वो फिर बड़ा ना, लेकिन हम लोग सुन सुन के उस चीज को सुन के उसको अपने जेन में बिठा लेते कि हम लोगों ने क्या करना। बहुत जबरदस्त इन्होंने गाने गाए और मेरे ख्याल में हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने भी अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा सुबह सुबह। थैंक यू सो मच अहमद नवाज। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, आप हमें गाना सुनाएं और हम उस गाने के साथ ही ब्रेक पर चलें। अच्छा, मैं एक बहुत बोल कोई हो जाए सर, एक खूबसूरत बात अगर शेयर कर दूं। हाँ बिल्कुल, कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा, हर इंसान से खुशी से पेश आए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। आजकल के दौर की अगर बात की जाए तो जो मेजॉरिटी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। रऊफ साहब, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके साथ अगर देखा जाए जिस चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं मतलब बात करने के लिए, उसमें यह है कि वेट कॉन्शियस लोग या मतलब वो तमाम लोग जो अपनी बॉडी की जोड़ों के दर्द के बारे में कह लो या अपने मसल को रिलैक्स करना, और ख़ासतौर पे आजकल के दिनों में कि जब कोविड है, घरों पे है, घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो मतलब इस हवाले से ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो हमारे दोनों साथी हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ योगी नईम और योगी जाहिद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। योगा कितना ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए और जहनी सेहत के लिए? देखिए बहन, असल में योग तीन चीज़ों को जो है वो मिलाता है, माइंड, बॉडी एंड सोल। आपका आप फिजिकली मौजूद होते हैं, वहाँ आप मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, तो योग आपको प्रेजेंट करने की एक्सरसाइज है। और आज जितने भी मसाइल हैं योग ये कहता है कि आपकी मेंटली प्रेजेंट ना होने की वजह से हैं। आप जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ आप मेंटली मौजूद नहीं होते। आप पास्ट में हो तो आपका डिप्रेशन है, आप फ्यूचर में हो तो आपकी एंग्जाइटी है। तो हमें जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में आना है तो हम बहुत सारे मसाइल से निकल सकते हैं। जैसे कि मोटापा भी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है पूरे माशरे में। मोटापे की जो वजूहात हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन मोटापा हम यूँ कहेंगे मोटापा एक बुढ़ापा है। मोटापा कभी भी जो है उसको हम एक ये नहीं कह सकते कि सेहतमंद इंसान है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग जो थोड़ा सा मोटा होता है उसको कहते हैं ये बहुत सेहतमंद है। तो सेहतमंद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बहुत गलत है, वो बीमार होता है बेचारा। अच्छा, जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि मेंटली प्रेजेंट होना किसी जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और योगा यही सिखाता है। मेडिटेशन की भी अगर बात की जाए तो वो वही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड योगा? मेडिटेशन योगा का ही हिस्सा है। अच्छा, मेडिटेशन योगा से अलग नहीं है। मेडिटेशन योग का हिस्सा है और ये 8वें दर्जे पे आके मिलता है आपको। 7वें दर्जे से शुरू होता है, 8 दर्जे हैं योग के। जो 7th क्लास है इसकी, जैसे क्लासेस होती हैं, आप मुख्तलिफ नॉलेज की क्लासेस हैं, इसकी 8 क्लासेस हैं योग की, 8 लेवल्स हैं। 7th लेवल से आपका जो है वो शुरू हो जाता है। यानी कि मेडिटेशन सीखने से पहले, करने से पहले और उस पर फुल कंसंट्रेट करने से पहले आपको वो 7 लेवल सीखने होंगे और फिर आप सही मेडिटेशन। ये गलती ये है कि हम डायरेक्ट मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो कभी भी बहन मेडिटेशन डायरेक्ट नहीं आ सकती, आपको पहली क्लासेस से चलना पड़ेगा। आई ट्राइड मेडिटेशन मेनी टाइम्स, लेकिन मेरा फोकस खराब हो जाता है। नहीं कर पाएंगे बहन। वो पहला स्टेप फिर कौन सा है? पहला स्टेप जो है वो आपकी यम कहते हैं उसको। योग के 8 लिम्स हम बयान करना चाहते हैं। यम बेसिकली ये लफ्ज़ है आपके जो माशरे के साथ ताल्लुक़ हैं उनको आपने कैसे बेहतर करना है, उसके 5 असूल योग बताता है। पहले आपने प्रैक्टिस उनको करना है। 5 जो आपके जो असूल होंगे वो ये हैं कि आपने सबसे पहले अदम तशद्दुद हो जाना है। अच्छा, ये योग अगर शुरू करना है तो आपको अदम तशद्दुद होना पड़ेगा, किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करना। फिर योग कहता है कि तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी, ज़हनी, हर तरह का तशद्दुद बंद करना पड़ेगा आपको। ये पहला आपका असूल होगा अगर आप योगी बनना चाहते हैं।
अच्छा, आपने किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करना। दूसरा गुस्सा भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं, तशद्दुद तो है ही नहीं। फिर दूसरा जो असूल है वो है सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है। तीसरा असूल है चोरी ना करना। अच्छा, चोरी नहीं करनी। योग दो तरह की चोरियां बताता है, एक तो हम फिजिकली चोरी को चोरी समझते हैं, वो भी मना करता है। दूसरी चोरी ये है कि अगर आप किसी का आइडिया कहीं डिस्कस करता है आपके साथ, आप उसको चोरी करते हैं, योग कहता है ये भी चोरी है। आप अच्छा, उससे पहले उसको अमल कर लें। आइडिया भी चोरी नहीं करना किसी, स्पिरिचुअली भी खुद को ठीक बिल्कुल रखना आपने। चौथा जो असूल है वो है अपने जिनसी कुव्वत का सही इस्तेमाल करना, जो आपका राइट्स है वहाँ रहना आपने। और पांचवा असूल होगा कि अदम मलकियत हो जाना, किसी भी चीज़ को अपनी मलकियत ना मानना। और ये जो असूल है ये आपको अपनी सेहत के लिए जो है वो काम आएगा। अपने जिस्म को भी अपनी मलकियत ना मानना, डिटैच हो जाना, बिल्कुल अपने। ये भी एक देखें, एक आपको दिया गया अमानत के तौर पर वापस किया जाता है। और इस्लाम में बेहतरीन तरीका सिखाया गया, बाकायदा गुस्ल दे के, गिफ्ट पैक करके उसको सारे मिल के छोड़ के आते हैं। आम लोग जैसे जो घर में देख रहे हैं ना, जी जी, मतलब उनके हवाले से जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब सबसे पहले कौन सी प्रैक्टिस शुरू करें, एक्सरसाइज कौन सी शुरू करें, क्योंकि ज़्यादातर हमें इस वक्त जो ख़वातीन देख रही होती हैं घरों में बैठी, मैं उसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले सांस को लेना सीखें। अच्छा, वो कैसे है? सांस की मेथड। जी बिल्कुल, सांस को लेने का तरीका जो है वो, आप जब इनहेल करते हैं तो आपका पेट जो है वो बाहर आना चाहिए, स्लो इनहेल करेंगे और स्लो ही एक्सहेल करेंगे। अच्छा, अब आप मेरा देखिए, पेट जो है वो बिल्कुल अंदर जाएगा। जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है ना, बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, और जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो उसके जो है वो सांस की रिदम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उसका सांस सीने पे शिफ्ट हो जाता है। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी को देखें और आप 2 साल तक उस बच्चे को देखें तो उसका सांस पेट से चलता है, उसका पेट मूव करता है जब वो इनहेल एक्सहेल करता है। और जब इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे दिमागी स्ट्रेस आता है, मुख्तलिफ सोचों में खो जाता है। जी एक हमारे साथी हैं, जरा उनका एक सवाल है। जी हरमीत। हाँ, वैसे बाजी ने जो बात की कि इसकी जो उसूल है तो बड़ा मुश्किल, वो बड़े सख्त किस्म के है, लेकिन जिस तरह इसने बात की कि मेंटली, सोशली, बिहेवियरली वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी इंसान में आ जाती है। लेकिन ये बताएगा कि जो हमारी पब्लिक है, जो घर में ख़वातीन बैठे हैं या जो दीगर लोग बैठे हैं, उनको क्या कहेंगे, कौन से ऐसे अमराज हैं जो योगा करने से उसमें काफ़ी हद तक जो है वो आप बचे जा सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को, या उससे सुधार हो सकता है? कौन से ऐसे अमराज हैं जो योगा करने से दूर जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं? ये हमारे साथी एंकर का सवाल है। बिल्कुल जी, सारे जितने भी आपकी डिजीजेज हैं, योग तो कहता है कि आपको योग इसलिए करना है कि डिजीजेज आपकी तरफ आए ना, ठीक है, आप उनसे बच सकें। और अगर आ जाएं तो इसके लिए प्रॉपर योग में हर डिजीज़ पे आपको पूरी ब्रीदिंग्स मिलेंगी, मुद्राज मिलेगा, आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगी, जो मुख्तलिफ स्ट्रेचेज हैं, सही एंगल में अगर आप स्ट्रेच करते हैं, आपने किस मसल को किस तरह आपने स्ट्रेच करना है ताकि उसका ब्लड फ्लो आपके उस ऑर्गन की तरफ चला जाए। सही। अगर ब्लड फ्लो ऑर्गन्स की तरफ बेहतर हो जाए तो आप जो है वो बिल्कुल डिजीज़ से बच सकते हैं और डिजीज़ को कम कर सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाए, प्योरिफिकेशन, टॉक्सिन्स खारिज हो जाए जिस्म से, तो आप लाजमी सी बात है कि आप डिजीज़ से लड़ सकते हैं, आपके अंदर इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे मतलब वो कहा जाता है कि साथ कुछ पढ़ भी लिया जाए, लेकिन मेरा मतलब है कि मैं आंखें बंद करके इमेजिन करूं, सांस अंदर को खींचूं और उसके बाद देखूं कि मैं किस ऑर्गन की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, उस कॉन्सेंट्रेट मतलब करके हुए मतलब वहाँ पे पहुँच जाऊँ। बिल्कुल सही, ये टेक्निक है, इसको यूँ कहते हैं कि आप आनापाना की टेक्निक की बात कर रहे हैं। आपने सांस को चलाना है, पहले तो इनहेल एक्सहेल करना है, फिर आपने उसको आनापाना की टेक्निक है, आपने उस ब्रीदिंग को उस ऑर्गन पे फील करना है। आपने जो सांस लिया, ऑक्सीजन लेवल को वहाँ पे फील करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें आपकी अटेंशन आती है ब्रेन की, तो वहाँ पे आपकी जो अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। योग बेसिकली यही कहता है कि आप के अंदर जितना सिस्टम चल रहा है, जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो ब्रेन की अटेंशन से चल रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट नहीं होते तो हम अंदर लोड शेडिंग करते हैं, अपने ऑर्गन्स के साथ लोड शेडिंग करते हैं। ब्रेन की जो है वो मतलब अटैचमेंट ही नहीं है, फिजिकली अटैचमेंट तो है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो काम करते हैं अंदर वो हम डिटैच हो चुके हैं। हम किसी ना किसी पास्ट या फ्यूचर में खोए होते हैं। पास्ट डिप्रेशन है, फ्यूचर एंग्जाइटी है। तो अब ज़्यादातर लोग एंग्जाइटी का शिकार हैं या डिप्रेशन का शिकार हैं। तो अगर हम सांस को इनहेल करें और उसको फील करें उस ऑर्गन पे जो मसाइल हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूँगा सांस के हवाले से, कि सांस को निकालना सीखें।
सांस को निकालना सीखें, सांस को लेना ना सीखें, सांस ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा। बहुत सारे लोग सांस को लंबा करना चाहते हैं लेकिन सांस लंबा हो नहीं पाता क्योंकि अंदर स्पेस नहीं है। स्पेस को बनाना पड़ेगा, कार्बन को निकालना पड़ेगा, कार्बन को निकालना पड़ेगा। कार्बन जब तक अंदर है आपके तो आपकी ऑक्सीजन लेवल बेहतर नहीं हो सकता। अभी कोरोना वायरस है, इसमें भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कार्बन बढ़ जाता है। यही सबसे बड़ा मसला है कि हमें सांस निकालना नहीं आता। तो सांस को निकालने का तरीका ये होगा कि आपने एक दफा सांस निकालना है, पेट को दबाना है। अच्छा पाजी, ये बताइएगा कि जो योग करते हैं या योग करने का वक्त है, बेहतरीन वक्त कौन सा है? और दूसरी बात ये है कि क्या खाली पेट करना चाहिए या कुछ खा के भी आप कर सकते हैं? अच्छा, ये घरों के लोगों का भी सवाल होगा, खवातीन जो बैठी देख रही हैं उनका भी सवाल होगा कि एक तो क्या खाली पेट करना चाहिए, उसका कुछ खाया पिया नहीं, और वक्त सबसे बेहतर कौन सा है मतलब इसको करने के लिए? योग हमेशा आपको खाली पेट करना चाहिए, उससे ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन ज़्यादा फास्टिंग का टाइम गुजर जाए फिर नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी रमज़ान आ रहा है तो अक्सर लोग जो गलती ये करेंगे कि अफ्तारी से पहले योग करेंगे, या बहुत सारे लोग जिम या एक्सरसाइज अफ्तारी से पहले करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपका फास्टिंग टाइम देखें कितना हो चुका है। आपने सुबह 4 बजे से आपने खाना खाया हुआ है और आप शाम 5 बजे अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके 11 घंटे ये बनते हैं, तो इसके 13 घंटों बाद आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फास्टिंग बहुत ड्यूरेशन लंबा हो चुका है। इसमें आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल इंजरी हो जाएगी इंटरनल, और आपके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाएंगी, आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। यानी कि इसको करने का भी प्रोसीजर है, और अगर वो प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। बिल्कुल साइड इफेक्ट्स होंगे। उस टाइम आपको जो है वो लाजमी ब्रीदिंग्स करनी चाहिए। सिर्फ ब्रीदिंग के हवाले से मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप रमज़ान के हवाले से मुझसे ब्रीदिंग पूछें तो वो बहुत ही आसान है। रमज़ान वाली इसके बाद बात करते हैं, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे रमज़ान में कौन सी करनी है उसकी टेक्निक भी पूछेंगे और वो सब पूछेंगे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। योगा एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और हमें टिप्स बता रहे हैं। नईम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह अभी तक आपने जितनी भी गुफ्तगू की है उसका लुब्बे लुबाब ये है कि ना फ्यूचर को सोचा जाए, ना पास्ट में रहा जाए, प्रेजेंट पर फोकस किया जाए। अब ये फोकस और कंसंट्रेशन की गेम है। बचपन से हमें कोई नहीं बताता कि फोकस और कंसंट्रेशन कैसे करनी है। देखें, जितने भी लोग मेडिटेशन कराते हैं या जितने भी लोग आपको इस तरफ लेके आते हैं वो आपको फ्यूचर की या पास्ट की ही कंसंट्रेशन सिखाते हैं। कहते हैं जी आंखें बंद कर लें और आप जो है वो किसी आप पहाड़ों में चले जाएं, आप जो है वो आप पानी के किनारे पे बैठे हुए हैं, तो ये तो फिर आप पास्ट और फ्यूचर में ही रह रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में तो आया ही नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ चीज़ों को देखना होगा, आंखें खोलना होंगी। मेडिटेशन का जो बेस है वो आंखें खोल के, आंखें बंद करके नहीं है। आंखें बंद करने से आपका दिमाग तेजी से दौड़ना शुरू हो जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी तेज होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जितने हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं, वो ज़्यादातर आंखें बंद रखते हैं। सही। आंखें बंद रखने से दिमाग तेज चलता है, तेज चलता है और तेज चलता है। तो अगर आप दिमाग को रोकना चाहते हैं तो आपको अपने करीब जो चीज़ें हैं उनको देखना होगा। इंसान की आंख जहाँ देखती है उसका दिमाग वहाँ होता है। आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर देखना पड़ेगा, आपको कलर्स देखने होंगे, आपको क्या पहना है आपने वो देखना है, अपनी जिस्म को देखना है। हमने कभी अपने जिस्म को देखा नहीं, हम दूसरों को देखते हैं। दूसरों को देखने से कभी भी आपकी कंसंट्रेशन बेहतर नहीं हो सकती। बेस आपने पहले अपनानी है। जब आप बेसिक पे आप स्ट्रांग हो जाएंगे फिर आप आंखें बंद करके ध्यान लगा सकते हैं। वो अगला स्टेप है जिसको शुरू किया जाता है पहले बेस पे। तो बेस पे आए। बेस ये है कि आप रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पे लेटें तो आप अपने बिस्तर को देखें, आप अपने बिस्तर को अपने रूम में देखें, आप चीज़ों को देखें, आप आंखें खोल के देखें। आप थोड़ी देर में सो जाएंगे, बगैर टैबलेट के सो जाएंगे और आपका ब्रेन खाली हो जाएगा। ब्रेन खाली हो जाएगा। आपको जो मुख्तलिफ थॉट्स चल रहे हैं कि रात को जब हमने बेड पर लेटना है तो हमने अपने सराउंडिंग्स का जायजा लेना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने इर्द गिर्द देखना। वो तो हम तो करते ही है ना कि टेलीविजन लगा हुआ है, टेलीविजन को देखे जा रहे हैं, ये फोन के ऊपर पड़े जा रहे हैं या फोन को उससे अचानक बंद करके, तो उसका मतलब यह है कि फिर नींद नहीं आएगी। फाइलें खुल जाती हैं सर। हाँ। आपके ब्रेन में जितनी फाइल्स होंगी उतना ही टाइम लगेगा। मैं थोड़ा नींद को समझा दूं, नींद है क्या। आप देखिए यंग एज में अमवात की जो रीज़न आई है ना सामने जो मेडिकली रिसर्च में, वो ये है कि डीप स्लीप तक ना पहुंचना। डीप स्लीप तक ना पहुंचना। हम डीप स्लीप तक पहुंच नहीं पाते। हम सोते हैं तो हम बज़ाहिर सोए होते हैं लेकिन हमारे दिमाग चल रहे होते हैं, दिमाग में फाइलें चल रही होती हैं। योग यूँ बताता है इसको कि आप विंडोज़ 98 पे चले जाएँ। आप विंडोज़ 98 को जब शट डाउन करते थे तो उसकी फाइलें क्लोज होना शुरू होती थी। बज़ाहिर उसकी स्क्रीन बंद हो जाती थी तो आप फाइलें क्लोज हो रही हैं। थोड़ी देर बाद जाके शट डाउन होता था। आप उसको ऑन करते थे तो वक्त लगता था, थोड़ा थोड़ा फाइलें ओपन होती थी, फिर जाके विंडोज़ ओपन होती थी। यही आपकी नींद है। आप बज़ाहिर सोए होते हैं, जो आपने दिन भर सोचा होता है
जितना गहरा सोचा होता है उतना ही टाइम लगता है उसको बंद होने में। आपके दिमाग की फाइलें बंद होना शुरू होती हैं, बंद होती हैं फाइलें, फिर आप डीप स्लीप तक पहुंचते हैं। योग कहता है कि 15 मिनट की डीप स्लीप है, अगर 15 मिनट की डीप स्लीप मिल जाए इंसान को तो वो रिफ्रेश होकर उठ जाता है। तो जाहिर बात है दुनिया में कोई भी मशीन अगर मुसलसल चलती रहे तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। यानी कि ये जो 8 घंटे वाला कॉन्सेप्ट है, अगर हमें 15 मिनट भी एक हम डीप स्लीप ले लें, साउंड स्लीप ले लें तो वो काफ़ी है। 8 घंटे का कंसेप्ट ये है कि आपने दिन भर सोचा होता है बहुत ज़्यादा। देखें पहले ये 6 घंटे का कंसेप्ट था, मेडिकली 6 घंटे का था, 6 घंटे स्लीप आपके लिए इनफ है, फिर 7 घंटे 8 घंटे। ये क्यों बढ़ रहा है ड्यूरेशन? क्योंकि हम मेंटली बिजी हो चुके हैं, हम टेक्नोलॉजी के साथ अटैच हो चुके हैं। हमारे दिमाग में हम मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं होते। मेंटली एग्जॉस्ट होने की वजह से हमें फाइलें बंद करने के लिए लंबा सोना पड़ेगा। अच्छा, ये जो खवातीन घर में होती हैं, काम वगैरह कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सारे दिन की थकान है, इसमें टाइम कुछ ऐसा कौन सा हो जो वो बचा के, और कौन सी एक्सरसाइज है सिंपल सी जिसको वो मतलब करें तो वो रिलैक्स कर जाए? बहुत ही सिंपल है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो योग में एक चाइल्ड पोज है। ठीक है। चाइल्ड पोज करने का तरीका यूँ है जिस तरह खवातीन सजदा करती हैं नमाज के अंदर, पूरा ऊपर पेट थाइस के ऊपर आ जाता है, उसी पोजीशन में जाके हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें। जिस्म को ढीला छोड़ के पूरा वेट आपके टांगों पे आ जाएगा, जैसे आप बिल्कुल बच्चा बन जाएंगे। आप दुनिया में आने से पहले इसी पोजीशन में थे, इसको चाइल्ड पोज इसलिए कहा जाता है। तो इस पोजीशन में आप आ जाएं। योग ये कहता है कि ये आपको वहम का जो है ना वो कंसेप्ट जो है हाथ अपना यूं कर लिया, हाथ पीछे की तरफ और यूं कर लिए और सजदे की पोजीशन में चलेगा, सजदे की पोजीशन में ये चलेगा। ठीक है। और इंसान की जो रिलैक्सेशन है वो झुकने के साथ है। ठीक है। इंसान की रिलैक्सेशन अकड़ने के साथ नहीं है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में डायरेक्ट इंसान को कहा कि ज़मीन पे अकड़ के मत चलो। अकड़ने से होता क्या है, आपके जितने खिंचाव हैं, आपके जितनी थकावट है पीछे आती है, बैक मसल्स पे आती है। कभी भी आपको खिंचाव सामने फील नहीं होता। आपकी बॉडी की बैक साइड मैनुअल ब्लड सर्कुलेशन है, फ्रंट साइड से आपका हार्ट पंप करता है, सिर्फ खून नीचे भेजता है, दिल वापस नहीं लेता, वापस खून नहीं आता दिल के जरिए से, वो आपके पिंडलियों के जरिए से आता है। काव मसल्स आपकी वर्किंग में हो तो आपके दिल की तरफ सप्लाई बेहतर हो जाती है और आपके बैक मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप पीछे की तरफ झुकते हैं तो आपके बैक मसल्स सिकुड़ जाते हैं। बैक मसल्स के सिकुड़ने से आपके खिंचाव आता है। हमेशा फॉरवर्ड बेंड करें, इसीलिए नमाज में सारे ही फॉरवर्ड बेंड हैं, कोई बैक बेंड नहीं है। हमेशा फॉरवर्ड बेंड करें। अगर आपने थकावट को उतारना है तो नीचे की तरफ झुक जाएं, नीचे झुक के आप अपनी बॉडी को ढीला छोड़ें ताकि ग्रेविटी आपको और खींचे नीचे की तरफ, आपके पीछे खिंचाव तो फील होगा टांगों के। ये बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ही सिंपल। आपने झुक जाना है और लंबे गहरे सांस लेने हैं, लेकिन नीचे से उठते हुए आपने ख्याल ये करना है कि जब आप टांगें सीधी हैं ना, उस टांगें सीधी रखते हुए नहीं उठना, आपने घुटनों पे हाथ रखना है और घुटने थोड़े बेंड करके फिर आपने ऊपर सीधे होना है। ठीक है। हमारे जो साथी है ना A+ के, यहाँ पे उनको हम खुदाफिज कह देंगे और हम आपकी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। बिल्कुल। तो A+ के नाज़रीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जो हमें A+ पे देख रहे हैं वो अब पब्लिक न्यूज़ ट्यून इन कर लें, क्योंकि हमारी ये जो दोनों एक्सपर्ट्स होंगे और हम लोग आपके साथ मुलाकात करेंगे पब्लिक न्यूज़ पर। जी तो